हेलो बच्चों, तो आज हम एनएलएम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों स्यूडो फोर्स। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बच्चे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मान सकते हैं वो पॉइंट है या वो सिस्टम है जिसके रिलेटिव अदर ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। बच्चे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सिलरेटेड फ्रेम और एक होता है नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम। तो देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूं नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम, है ना। इसका बच्चा एक और नाम है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, और इसी को बच्चों लेबोरेटरी फ्रेम भी बोलते हैं। फ्रेम, है ना। तो इसकी खास बात यह है कि इसमें एक्सीलरेशन क्या होता है? जीरो, है ना। वेलोसिटी जीरो हो सकती है और कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है बच्चे, इसमें एक्सीलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। ठीक है, जैसे ग्राउंड को बच्चे एक्सीलरेटेड फ्रेम माना जाता है। जब भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ग्राउंड इज एट रेस्ट। ठीक है, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं। दूसरा होता है बच्चों एक्सीलरेटेड फ्रेम। एक्सीलरेटेड फ्रेम, जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें एक्सीलरेशन है। तो बच्चे, एक और नाम होगा इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब बच्चे इसमें एक्सीलरेशन जो होता है वो नॉन जीरो होता है। क्या होता है? नॉन जीरो। तो बच्चों, इसमें न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, स्यूडो फोर्स विल बी या कैन बी कंसीडर्ड, है ना। तो बच्चों, जब स्यूडो फोर्स कंसीडर करोगे तब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि स्यूडो फोर्स होता क्या है और कैसे हम लगाएंगे। देखिए बच्चे, इसमें क्या करेंगे? अगर हमारा ऑब्जर्वर एक्सिलरेटेड फ्रेम से कनेक्टेड है, ठीक है, देखो, इफ ऑब्जर्वर इज कनेक्टेड, है ना, विद एक्सिलरेटेड फ्रेम, एक्सिलरेटेड फ्रेम, है ना, देन a pseudo force will be considered on the object। ठीक है, तो बच्चे जो ऑब्जेक्ट होगी जिसको वो ऑब्जर्वर देख रहा है उस पर क्या करना पड़ेगा? स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स का बच्चे देखो, इफ एक्सिलरेशन
ऑफ फ्रेम इज वेक्टर ए। फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर ए है। एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m। मास कितना है बच्चे ऑब्जेक्ट का? स्मॉल m है। देन स्यूडो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू होती है बच्चों F स्यूडो माइनस m वेक्टर ए। इसका मतलब है कि स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए ऑब्जेक्ट पर, बट किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों? जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम के एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में ये स्यूडो फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो अब इसको हम आगे समझते हैं बच्चों, है ना। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास एक ट्रॉली है, ठीक है, और ये ट्रॉली हॉरिजॉन्टल रोड पर एक्सिलरेटेड है। ट्रॉली क्या है? एक्सिलरेटेड विद एक्सीलरेशन ए, है ना। तो अगर इसके अंदर इसकी सीलिंग से तो एक सिंपल पेंडुलम बांध रखा है, तो बच्चे वो इस डायरेक्शन में आ जाता है ना। सिंपल पेंडुलम का मास है m। अब इसको अगर हम स्टडी करें तो हम दो फ्रेम में स्टडी करते हैं। एक ऑब्जर्वर को बाहर बिठाते हैं ग्राउंड पर, है ना। दूसरा ऑब्जर्वर को अंदर बिठाते हैं ट्रॉली के। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर कैपिटल ए है आउटसाइड एंड ऑब्जर्वर बी इज इनसाइड द ट्रॉली। तो देखिए क्या होगा। फॉर ऑब्जर्वर ए, बच्चा ऑब्जर्वर ए ग्राउंड पर है, तो ये है ए इज इन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, है ना, दैट इज ग्राउंड पर है। तो बच्चों अब ये क्या देखेगा, अगर इसका एंगल थीटा है तो ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि यहां टेंशन टी लग रहा होगा, तो यहां पर एक कंपोनेंट आएगा। देखो कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये एंगल हो गया थीटा। बच्चों ये फोर्स लग रहा होगा टी कॉस थीटा, और ये लग रहा होगा टी साइन थीटा, है ना। अब यहां पर नीचे लग रहा होगा mg। तो ऑब्जर्वर ए को क्या देखेगा कि ये जो बॉल है ये वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट पर है, मतलब इक्विलिब्रियम में है यहां। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन 0 है। तो देखो अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन बच्चे टोटल फोर्स 0 है। ये हो जाएगा टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब है कि टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या गया, एम जी। ये है फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब बच्चों अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखें तो देखा एक्स डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा। अब ट्रॉली ए एक्सीलरेशन से जा रही है, बाहर खड़ा हुआ है, उसको क्लियरली देखेगा कि ये बॉब भी ट्रॉली के साथ सेम एक्सीलरेशन ए से जाएगा। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन, बच्चों एक्स डायरेक्शन जब वो देखेगा तो क्या देखेगा, नेट फोर्स किसके बराबर होता है, m इंटू ए के बराबर। इससे क्या मतलब सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, है ना बच्चों। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है टी साइन थीटा, और उसी डायरेक्शन एक्सीलरेशन है, तो इक्वल टू क्या कर देंगे, एम ए। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन बन गया, है ना। अब अगर हमें एंगल चाहिए हो तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन
1, है ना। क्या मिलेगा? टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। एम से एम कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बच्चे टेन थीटा आ जाएगा ए अपॉन जी। बच्चों हम थीटा लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए बाई जी। ये बच्चों एक्सेलेरेशन आएगा किसका? वो एंगल आ गया स्प्रिंग का वर्टिकल से, ठीक है। अब देखिए, अब हम बच्चों इसको एक्सिलरेटेड फ्रेम में करते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन, देखिए, फॉर ऑब्जर्वर बी, जो बच्चों बी है वो ट्रॉली से एसोसिएटेड है ना। तो किसमें बच्चे ट्रॉली एक्सिलेटेड है ना। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब बच्चे एक्सीलरेशन इस ट्रॉली का कहां है? एक्सीलरेशन है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। यहां वाई डायरेक्शन में तो सेम फॉर्मूला आएगा अलोंग वाई डायरेक्शन, आ जाएगा बच्चे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो ये होगा टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन आ गया बच्चों, सेम प्रोसेस से। फर्स्ट इक्वेशन। अब आप एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो ये ट्रॉली जो है वो लेफ्ट साइड एक्सीलेटेड है, तो बच्चे यहां पर स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या होगा, ये हमारा वाव हो गया, ठीक है। यहां है बच्चे टी, तो ये लग रहा है ये वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो एंगल भी क्या हो गया थीटा। ये लग रहा है टी साइन थीटा और लग रहा है टी कॉस थीटा। नीचे है एम जी। बच्चे इस डायरेक्शन राइट साइड, फ्रेम हमारा लेफ्ट में एक्सीलेटेड है, तो राइट साइड हमें फोर्स लेना है एफ स्यूडो, इसकी वैल्यू आएगी एम इंटू ए। तो बच्चों अब हम देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर बी को जो बॉब दिख रहा है वो रेस्ट में दिख रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसमें आ जाएगा बच्चे सिग्मा एफ एक्स क्या होना चाहिए इसका 0। तो ये देगा हमें टी साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल टू 0, या क्या टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, दिस इक्वेशन 2। तो बच्चों फर्क ये हुआ कि अगर मान लो हमें स्यूडो फोर्स नहीं लगाते तो ऑब्जर्व बी ये तो देख सकता है ऑब्जर्वर बी किस पर टी साइन थीटा फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, तो प्रॉब्लम होती कि वो बोलता है कि ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम है, जबकि सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। तो बच्चे वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ हो जाता है ना। सेकंड लॉ बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बच्चे ये वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ना हो इसके लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो बच्चों स्यूडो फोर्स कब लगाएंगे आप? सिर्फ और सिर्फ तब लगाएंगे जब हमारा फ्रेम एक्सीलेटेड है, ऑब्जर्वर एक्सीलेटेड फ्रेम के अंदर है ना। बच्चों अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, वही रिजल्ट आ जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, एम ए अपॉन एम जी कट गया, तो थीटा आ गया अपना tan इनवर्स ए बाई जी। दिस विल बी द रिजल्ट, ठीक है। अब जो स्यूडो फोर्स, आपने एक बात देख ली कि किसी क्वेश्चन में स्यूडो फोर्स लगाएंगे तब जब ऑब्जर्वर एक्सीलेटेड फ्रेम से एसोसिएटेड है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ना। तो इसका क्वेश्चन करते हैं
मान लो बच्चों एक ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, इस पर एक स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास है कैपिटल एम और इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। अब ट्रायंगुलर ब्लॉक हॉरिजॉन्टली जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से, है ना, ये एंगल है थीटा। तो आपसे ये पूछा गया कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए सो दैट ब्लॉक एम विल नॉट स्लिप ऑन ब्लॉक कैपिटल एम, है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए block small m will remain at rest relative to triangular block कैपिटल एम, है ना। तो बच्चों इसको अगर मैं ऑब्जर्वर यहां बिठा दूं, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम देखेंगे कि इस ब्लॉक पर mg फोर्स नीचे लग रहा है ना, और यहां पे ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर ये थीटा है ना, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। बच्चे एम जी का ये कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, यहां लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेज में तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। बट बच्चे अभी हम ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर बिठा चुके हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर एक स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा, यहां एफ स्यूडो, इसकी वैल्यू होगी एम ए। अब देखिए बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, दिस एंगल। तो इसका एक कंपोनेंट कर लें एम ए कॉस थीटा, और यहां आएगा एम ए साइन थीटा, राइट। बच्चों हम देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पर यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यहां पर लग रहा है एम ए साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, है ना। और बच्चों इस डायरेक्शन में लग रहा है इसका एम जी साइन थीटा, और यहां लग रहा है इसका कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा। तो बच्चों जब किसी फोर्स के हम कंपोनेंट ले लेते हैं तो फिर उस फोर्स को लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने एम जी छोड़ दिया और एम ए छोड़ दिया। अब हम इसका इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। अगर बच्चों हम देखें कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू आएगा एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये तो आ जाएगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। फिर हम इक्विलिब्रियम अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन देखें, फॉर इक्विलिब्रियम along the inclined plane, तो बच्चों आएगा हमारा एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई है, बच्चे आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी जी टेन थीटा, है ना। तो जो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है जी टेन थीटा, तो जो ब्लॉक है वो इस वेज पर फिक्स रहेगा विदाउट एनी फ्रिक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों ये हमने यूज किए स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है बच्चों? इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। मतलब ये कब लगेगा? जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगी, है ना। इट विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन देयर सरफेस इज इन कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर फोर्स, है ना। और क्या होता है? दे आर ऑल्सो एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स का मतलब ये है कि हमेशा ही क्या करेंगे? पेयर में काम करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगेंगे, है ना, बट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हमारे पास एक ये ब्लॉक है और एक ये दूसरा ब्लॉक है ना, ये दो ब्लॉक रखे हुए। अगर मान लो इसको आप यहां खींच रहे हो तो इसके सरफेस के बीच में, ठीक है, सपोज बच्चे इस पे फोर्स F लग रहा है लेफ्ट में, तो इस पे भी फोर्स F ही लगेगा राइट में। तो ये हमारा ऊपर का ब्लॉक M1 हो गया, नीचे का ब्लॉक M2। तो देखो M1 पर M2 ने F फोर्स लगाया लेफ्ट में, तो M1 ने M2 पर F फोर्स लगा दिया राइट में। तो बच्चों इस तरीके से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तो कांटेक्ट में लगते हैं जो सरफेस कांटेक्ट पे है, दूसरी बात एक्शन रिएक्शन फोर्स है, पेयर में काम करते हैं, और कैंसिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, है ना। अब बच्चों हमें ये देखना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये होते हैं, नंबर 1 स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरे होते हैं बच्चे डायनेमिक, डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। बच्चे डायनेमिक का दूसरा नाम है काइनेटिक, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन को दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। पहला होता है बच्चे स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, और दूसरा होता है बच्चे रोलिंग। ठीक है, तो एक होता है बच्चों स्लाइडिंग और दूसरा होता है रोलिंग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, देखो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एक क्लियर है बच्चे? ये फ्रिक्शनल फोर्स तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट स्टैटिक स्टेट में हो, मतलब मूव ना कर रही हो। ठीक है, ये बच्चे कोई रफ सरफेस है ना, इस ऑब्जेक्ट पे आपने कोई एफ फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, है ना, इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट पर ग्राउंड ने अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा दिया। ठीक है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू मूव
ऑन एनी सरफेस। बच्चे टेंडेंसी होना चाहिए ना, मूव ना करें, ठीक है। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चे होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन एडजस्ट इट सेल्फ, या अपने आप को बच्चे इट सेल्फ क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, है ना। तो बच्चे अपने आप को चेंज भी कर सकता है। अब हमें क्या देखना है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन, है ना। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों अगर मान लो ये एफ एक्शन लगाया गया है और यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा हो इस बॉडी पर, एफ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ लिमिटिंग। ये बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एफ लिमिटिंग इक्वल टू आता है म्यू एस इंटू एन, है ना, वेयर म्यू एस जो है इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है ये ना तो एफ एल पे डिपेंड करता है ना ही नॉर्मल रिएक्शन पे। ये जो है ये प्रॉपर्टी है सरफेसेस की जो कि कांटेक्ट में है ना। तो बच्चों किसी गिवन सरफेसेस के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है ये फिक्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन या एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देखो जो म्यू एस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कौन से मटेरियल कांटेक्ट में है, जैसे वुड एंड स्टील के बीच में अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, रबर और रबर के बीच में अलग होगा, कंक्रीट एंड रबर के बीच में अलग होगा, है ना। तो हर मटेरियल के लिए फिक्स होगा। अब देखिए बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लेस हो सकती है, इक्वल हो सकती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, है ना। इफ एफ एक्सटर्नल बच्चे अगर लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, या लेस देन की कंडीशन लेते हैं, देन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू एफ एक्सटर्नल के बराबर ही होती है,
है ना। तो लिमिटिंग वाली स्पेशल कंडीशन है ना, अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, एफ एक्सटर्नल पे। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 होगा। तो ध्यान रखना कि दो सरफेसेस के बीच में अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे भी रखा है तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है दूसरे सरफेस पे, है ना, इन दैट केस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ये काइनेटिक होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड कर रही है तो कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक। ठीक है बच्चों, हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम एफ एक्सटर्नल वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो ये ग्राफ बच्चों आपको कुछ ऐसे मिलेगा, यहां हल्की सी किंक मिलने के बाद एक कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये जो वैल्यू है ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ के इक्वल होता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। ये तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है तब। ठीक है, म्यू के की जो वैल्यू होती है ये जनरली लेस देन होती है म्यू एस से। क्लियर, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही होगी। अगर किसी क्वेश्चन में म्यू के नहीं दिया है तो बच्चों हम फिर काइनेटिक की कंडीशन में ही लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि हम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कौन सा लेंगे। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे, रुकी हुई है स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे, और रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन लेंगे, है ना। तो अगर किसी सरफेस को आप स्मूथ करते जाओ बच्चों तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू घटती है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ कर दोगे जिसको हम सुपर स्मूथ बोलते हैं, इन दैट केस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज जो एक्चुअल सरफेस इन कॉन्टेक्ट है वो बढ़ जाता है। बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वो रफनेस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फिर हमें देखना है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है बच्चों इसकी वैल्यू लीस्ट होती है। हम देखें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से कम होती है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक से भी कम होती है। इसीलिए बच्चों जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं जिनको एक से जगह से दूसरी जगह तक आपको बार बार खिसकाना पड़ता है उनके नीचे हम व्हील्स लगा देते हैं। बॉल बियरिंग भी हम इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लीस्ट होती है। ठीक है बच्चों, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।